हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटर सागर सना एंड फ्रेंड्स। हम इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के कंप्लीट सिलेबस को। साइंस कोर्स हमने सबसे पहले स्टार्ट करा है, जिसमें केमिस्ट्री सीरीज ये चल रही है, जिसमें 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर वाज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड चैप्टर वाज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर आपने नहीं देखे जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है, एक एक करके जाकर के सारे वीडियोस को चेक करो। काफी अच्छे तरीके से कंटेंट कंपाइलेशन करी गई है, काफी अच्छे तरीके से वहां पर डिस्कशन किया गया। आपको पढ़ करके बहुत मजा आने वाला है। जो बच्चे सबसे पहली बार अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम पूरे क्लास 10 के साइंस के पूरे कंटेंट को, पूरे सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केमिस्ट्री सीरीज में 2 चैप्टर्स और रह रहे हैं, जिसको हम लोग खत्म करने के बाद वी विल स्टार्ट फिजिक्स कोर्स एंड उसके बाद बायो के भी कोर्सेज मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा क्लास 10 का साइंस का कंटेंट आपका एज इट इज इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा विद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज सॉल्यूशंस। इस 2 चैप्टर की बात करें फ्रेंड, तो पहले दोनों चैप्टर्स के मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज सॉल्यूशंस भी करवा दिए आंसर्स के साथ। जाकर के उन्हें चेक कर सकते हो, सो दैट आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, पता चलेगा कि किस तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं क्वेश्चंस में। ओके, बात करें फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में काफी कुछ हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब कुछ वीडियो लेक्चर्स ही बचे हैं, जिसमें आज का वीडियो लेक्चर काफी थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो, एंड इसमें हम लोग काफी कंटेंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ यहाँ पर हमें कवर अप करना है। ओके, बने रहना मुझसे, लास्ट तक वीडियो को स्किप करके मत देखना, सो दैट लास्ट तक देखोगे कंटेंट बेस्ड वीडियो है, समझ में आएगा एंड आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बात करें फ्रेंड्स, इस बार का टारगेट है हमारा 90 to 95% की मार्किंग। मैं खुद एक सीबीएसई बोर्ड टॉपर रहा हूँ एंड मैंने कंपाइलेशन करी है, सारी स्ट्रेटेजीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ एंड इसके वजह से आपको भी काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि किस तरीके से आप ये मार्किंग स्कोर करने वाले हो। नोट्स, पीडीएफ या स्टडी मटेरियल्स के लिए या आपके कोई भी बुक रिक्वायरमेंट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। काफी मजा आएगा, काफी कुछ बातें करेंगे वहां पर, काफी कंटेंट मैं वहां पर ऑलरेडी पब्लिश करने वाला हूँ। ओके, मुझसे अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हो, कनेक्ट होकर के कोई बात करना चाहते हो, कोई क्वेरीज हैं आपको स्टडीज से रिलेटेड, स्ट्रैटेजीज, टाइम मैनेजमेंट या किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है क्लास 10 बोर्ड प्रिपरेशन के दौरान, आप उनसे जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद एक सीबीएसई बोर्ड टॉपर रहा हूँ, मैंने 10 से जीपीए स्कोर करा है 10th में एंड 95% मार्किंग स्कोर करी है +2 में, यानी कि 12th में। अच्छे कॉलेज से, यानी कि किरोड़ीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन करी है। तो काफी अच्छी जगहों से मैंने ऑलरेडी चीजें फोड़ रखी है, तो उसी डायरेक्शन में मैं आपको भी गाइड करने वाला हूँ। तो मुझे अपना जस्ट कंसिडर मी एज योर बिग ब्रदर, एज योर मेंटर, एज योर गाइडेंस। ओके, तो सो दैट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर से मिलने वाली है। ओके, बात करें फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज एक्यूरेटली बेस्ड ऑन एक्वेरेंस ऑफ मेटल, कि किस तरीके से मेटल्स एक्चुअली पाए जाते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि मेटल्स होते क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आयंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बन चुके हैं। दोस्तों, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो अभी के टाइम पे, ठीक है। घर पे आपको काफी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है कि आप बैठ करके तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम पे कोई भी ऐसा बर्डन नहीं है फालतू का कि आपको कहीं पे जाना है या बाहर जाने की कोई भी जरूरत है। ओके, घर पे बैठो, अपनी अच्छी तैयारी करो, पढ़ो, अभी से फोकस हो जाओ, सो दैट आपको एक अच्छी मार्किंग, जो एक टारगेट बेंचमार्क जो आपने सेट किया है, वो जरूर आप स्कोर करने वाले हो। बैठ करके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। ओके, बात करें फ्रेंड्स आज के फर्स्ट टॉपिक की, तो फर्स्ट टॉपिक ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ओके, अब देखो ऑकरेंस मेटल्स एक्चुअली हमारे अगर अर्थ में देखा जाए तो अर्थ ही एक तरीके का मेजर सोर्स है मेटल्स का। जैसे मैंने पहले वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस करा था कि अर्थ में काफी ज्यादा मेटल्स एक्चुअली पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करी जाए तो वहां पर ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल, जो कि 50% अर्थ क्रस्ट के सरफेस एरिया को कहीं ना कहीं कंटेन करके रखता है। उसी तरीके से और भी मेटल्स हैं, ठीक है। तो ये सब मेटल्स, ये सब नॉन मेटल्स जो है वो कहीं ना कहीं अर्थ के क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। तो अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। ओके, most of the metals are quite reactive and hence they do not occur as free elements in nature. Very important thing to understand this, कि ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड इसीलिए वो एक्चुअली फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर नेचर में, ठीक है। वो एक्चुअली किसी तरीके से कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि कंबाइंड स्टेट में, कंपाउंड फॉर्म में इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि दे आर हाईली रिएक्टिव। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। मैंने अभी ये चीज आपको एक्सप्लेन करी है कि काफी सारे मेटल्स जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड इसीलिए वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके काफी ज्यादा कंसिक्वेंसेस हो जाएंगे। सो उसी के वजह से वो क्या होते हैं कि कंपाउंड फॉर्म में, यानी कि कंबाइंड स्टेट में एक्चुअली वो पाए जाते हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल्स, ठीक है। तो कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव है। अगर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम की बात करी जाए तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, बहुत ना के बराबर रिएक्शन शो करते हैं और इसी के वजह से ये कहीं ना कहीं फ्री स्टेट में या कुछ कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। ओके,
आगे बात करें फ्रेंड, तो ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। तो देखो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो बच्चा लोग जाकर के वीडियो जरूर देख लेना, काफी अच्छे तरीके से मजा आने वाला है आपको पढ़ करके। बिल्कुल पढ़ करके आप बिल्कुल कमेंट करोगे मेरे को कि सर काफी अच्छे तरीके से जो कंटेंट कंपाइलेशन है वो करी गई है। ऑलमोस्ट अगर इसको मैं फोकस्ड करूँ तो एनसीईआरटी प्लस जो भी जितने भी साइड बुक आप समझ सकते हो, जो आपके बेस्ट साइड बुक्स आप इस पर्टिकुलर क्लास के लिए समझते हो, उन सब की कंपाइलेशन इस आपको वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगी। ओके, तो जो भी बेस्ट कंटेंट उन सभी बुक से मैं यहाँ पर निकाल करके लाया हूँ एंड ये आपको मिल रहा है एक तरीके से कंस्टिट्यूटेड फॉर्म में। तो रिस्पेक्ट दिस प्लेटफॉर्म, रिस्पेक्ट द कंटेंट ओवर हियर एंड इससे पढ़ करके आप जरूर स्कोरिंग करने वाले हो। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, द मेटल्स विच आर क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर लिस्ट रिएक्टिव एंड हेंस फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल। अब देखो ऑलमोस्ट जो नॉन मेटल्स ऑलमोस्ट जो मेटल्स होते हैं और वो लेस रिएक्टिव्स होते हैं, वही कहीं ना कहीं फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। यही मैं आपको स्टार्ट से यही चीज बता रहा हूँ। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर कॉपर और सिल्वर जो यहाँ पर मेनली फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड आल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट। अब देखो कुछ यहाँ पर मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर हो गया यानी कि सिल्वर हो गया, ऐसे कुछ मेटल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्री स्टेट्स में भी पाए जाते हैं एंड कुछ सल्फाइड या ऑक्साइड के कंपाउंड्स में के कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये एलिमेंट्स ऑलमोस्ट काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव हैं, तो फ्री स्टेट में पाए जाने के बाद कुछ खास नुकसान नहीं होता है। अगर गोल्ड या सिल्वर की अगर आप बात करो तो ऑलमोस्ट आप देखते होगे कि इनके काफी ज्यादा यूजेस आपको एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट्स में देखने को मिलते हैं। कॉपर के काफी सारे आप बर्तन या वायर्स देखते होगे, ठीक है। तो ये सब प्लेटिनम है, प्लेटिनम का भी यूज काफी ज्यादा ऑर्नामेंट्स में किया जाता है। तो ये सब ऐसे मेटल्स हैं ये जो कि काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव है और इनका इस्तेमाल हमारे डेली यूजेस में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जब हम अकरेंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं किसी भी मेटल्स की। तो एक्चुअली दो ही भागों में हम एक्चुअली इनको डिवीजन या कैटेगराइजेशन करते हैं। पहला होता है मिनरल्स एंड दूसरा होता है ओर्स। इनके बारे में हम डिटेल में भी यहाँ पर बात करेंगे कि मिनरल्स एंड ओर्स एक्चुअली यहाँ पर क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस, ये सभी डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने, ठीक है। मिनरल्स वो नेचुरल मटेरियल्स होता है जिनमें मेटल्स एक्चुअली या उनके कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि मिनरल क्या हो गए यहाँ पर, नेचुरल मटेरियल्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि ऑलरेडी जो मेटल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो अर्थ क्रस्ट इज अ नेचुरल एंटिटी, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड, तो सम मिनरल में कंटेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ मेटल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब देखो काफी सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें जो मेटल्स की परसेंटेज होती है ना, मेटल्स की जो मात्रा है पाई जाने की वो बहुत ज्यादा होती है। एंड काफी सारे ऐसे मिनरल्स भी हैं जिनमें जो मेटल्स की मात्रा है पाई जाने की वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ना के बराबर उनसे आप थोड़े बहुत जो मेटल्स हैं एक्चुअली प्योर मेटल्स की एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर सम मिनरल्स में नॉट कंटेन एनी ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज एंड वाइस वर्सा। देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि यार देखो अर्थ क्रस्ट में काफी ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज पाए जाते हैं एंड यही ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज उन सारे नेचुरल मटेरियल्स में भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कहीं ना कहीं मिनरल्स का पार्ट है या एक्चुअली उनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाने वाला है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि वो मिनरल्स है ना जिनसे एक्चुअली ओर्स का वो मिनरल्स जिनसे एक्चुअली मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है एक कन्वीनियंट मेथड से और उससे आपको प्रॉफिट भी हो रहा है एंड इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो ओर्स क्या हो गया, एक तरीके से मिनरल का स्पेशलाइजेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है, कि वो मिनरल्स जिनसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है कि काफी आरामदायक तरीके से यानी कि कन्वीनियंट मेथड में एंड उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होता है एक्चुअली। अगर इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जाए, इकोनॉमिक टर्म पे देखा जाए तो उसे हम ओर्स कहते हैं। एंड ओर कंटेन ए गुड परसेंटेज ऑफ मेटल एंड देयर आर नो ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज इन इट। अब देखो यहाँ पर कहानी ये है कि ओर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल इंप्योरिटीज पाई नहीं जाती है एंड इसमें जो मेटल का पाए जाने का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आप प्योर मेटल काफी अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इन पर्टिकुलर ओर से। ओके, यहाँ पे यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक नोट करके मैंने यहाँ पे साइड में यहाँ पे डाली एंड दैट इज ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है। मतलब जितने भी ओर्स हैं वो कहीं ना कहीं मिनरल हैं बट जो सारे मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ओर्स क्या एक तरीके से स्पेसिफिकेशन है मिनरल्स का, ठीक है। सारे मिनरल्स से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उन मिनरल्स से जिनसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन काफी कन्वीनियंटली काफी प्रॉफिटेबली करा जा सकता है उन्हें ही हम ओर्स की कैटेगरी में रखते हैं एंड उनसे हम प्योर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन ओर्स के एग्जांपल डाले, आप इस तरीके का टेबल चेक कर सकते हो। काफी ज्यादा मेटल्स है, जैसे एल्यूमिनियम की बात करी जाए तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट,
कॉपर की बात करी जाए तो कैल्कोपाइराइट्स, मैलेकाइट, ठीक है। इसी तरीके से आयरन है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, काफी तरीके के मैंने यहाँ पर मेटल्स ऑलरेडी डाल दिए हैं इस पर्टिकुलर टेबल में। आप देख सकते हो, इनके फॉर्मूला देख सकते हो, इनके ओर्स देख सकते हो। यार देखो, अगर मैं आपको बहुत डिटेल में बात करूँ तो यहाँ पर ओर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप ओर्स याद कर लेते हो किसी भी स्पेसिफाइड मेटल्स के, ठीक है, जैसे अगर एल्यूमिनियम की बात करी जाए तो बॉक्साइट आप याद कर लेते हो या क्रायोलाइट याद कर लेते हो, तो काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। काफी बारी ओर्स रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, ठीक है। ये आपको फार्मूला दे दिया जाएगा एंड आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो फार्मूला है वो किस ओर का है या किस मेटल का है, ठीक है। तो ये मेटल तो ऑलमोस्ट आप जज कर लोगे ऑलमोस्ट देख करके उस पर्टिकुलर फार्मूला को, बट और आपको नहीं याद आ पाएगा, ठीक है। तो रीजन है यही है कि आपको इसको याद कर सकते हो। इसको मैं लिख देता हूँ रिमेंबर, ठीक है, सो दैट आपको इसको याद करना है, आपको काफी हेल्प होने वाली है उसकी वजह से। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो आ गई है हमारी आज की कहानी एक्सट्रैक्शन पे कि किस तरीके से मेटल्स को हम एक्चुअली अपने जो अर्थ है उसके क्रस्ट से निकाल सकते हैं एक काफी कन्वीनियंट मेथड से। किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस एक्चुअली यहाँ पर इंक्लूडेड है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, एक्सट्रैक्शन देखो यार, एक्सट्रैक्शन काफी एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मेथड है मेटल्स के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। जितने भी मेटल्स हैं उनको निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको जो गोल्ड दिखता है अपने घर पे, काफी सुंदर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, सभी के घर पे गोल्ड होगा यार, ठीक है, सिल्वर होगा, प्लेटिनम होगा, आप ऑलरेडी इन सब के ऑर्नामेंट्स यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन सब के ऑर्नामेंट्स के प्यूरिफिकेशन, इन सब की रिफाइनिंग, इन सब में मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में काफी ज्यादा प्रोसेस जो है वो इंक्लूडेड होता है। एक्सट्रैक्शन इज नॉट ओनली द प्रोसेस कि मेटल्स को वहां से निकाल लिया एंड अपना काम हो गया, ऐसा नहीं है। जो गोल्ड आप निकालोगे या सिल्वर निकालोगे या इस तरीके के जो भी मेटल्स अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप ले रहे हो अर्थ क्रस्ट से, तो उसकी प्यूरिफिकेशन, उसकी रिफाइनिंग और इन सभी मेथड्स में काफी ज्यादा प्रोसेस इंक्लूडेड होते हैं एंड काफी ज्यादा इकोनॉमिकल खर्चा भी होता है, ठीक है। तो आप इसे बहुत ईजी देखने में नहीं ईजी आपको देखने में लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट अ ईजी टास्क। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो एन ओर कंटेन्स अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड विथ अदर एलिमेंट्स टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। अब देखो, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है कि किसी भी मेटल को उसके ओर से निकाल लेना, यानी कि उसकी प्राप्ति कर लेना, उसे हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ओके, द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी भी काफी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होता है। काफी बारी आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या हो गया कि कंबाइंड प्रोसेस है, काफी अलग अलग प्रोसेस का एक तरीके से कंस्टिट्यूट फॉर्म है, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से लेकर के रिफाइनिंग हो गया, काफी कुछ प्रोसेस जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं जस्ट मेटल्स निकालने के लिए। ओके, आगे बात करें फ्रेंड तो 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर आर, फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, कि ओर को हम किस तरीके से एक्चुअली कंसंट्रेट कर सकते हैं, फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, कि किसी भी पर्टिकुलर ओर से मेटल्स को हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, अब जो एक्चुअली मेटल की हमें प्राप्ति हुई है उसको प्योर कैसे कर सकते हैं सो दैट उसका एक इकोनॉमिकल या उसका कॉमर्शियल यूज करा जाए, ठीक है। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आगे देखें फ्रेंड्स तो सबसे पहला प्रोसेस हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी कि इनरिचमेंट ऑफ ओर। एक्चुअली ओर्स में हम लोग किस तरीके से जो मेटल की इनरिचमेंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यार देखो, ओर्स भी होते हैं वो एक्चुअली अगर बात करी जाए तो काफी स्पेसिफिक जगहें हैं या काफी स्पेसिफिक प्लेसेस हैं ऐसी जहां पर आपको स्पेसिफिक मेटल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे अर्थ में, पूरे जगहों पे, पूरे इंडिया में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको कहीं पे कोई भी मेटल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हर एक स्पेसिफिक प्लेस पे हर एक स्पेसिफिक मेटल की एग्जिस्टेंस की एक्चुअली बात करी जाती है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड तो ओर इज एन इम्प्योर कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले बात क्या है कि ओर एक इम्प्योर कंपाउंड होता है ऑफ ए मेटल कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉकी मटेरियल, ठीक है। अब देखो, ओर जब बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में होता है तो उनमें ऑलमोस्ट काफी ज्यादा इंप्योरिटीज पाए जाते हैं, ठीक है। इंप्योरिटीज किस तरीके के, तो ऑलमोस्ट उनमें सैंड है, रॉकी मटेरियल्स है, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ इम्प्योर कंपाउंड्स ऑलमोस्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर ये है कि द अनवांटेड इंप्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल्स, अर्थी पार्टिकल्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंग, ठीक है। देखो, गैंग का डेफिनेशन भी ये वो गैंग नहीं है जो आप समझते हो कि ये गैंग है, सूर्या भाई, दिस इज नॉट अ सूर्या भाई गैंग या कोई भी गैंग, ठीक है। दिस इज अ गैंग जो कि एक्चुअली अनवांटेड इंप्योरिटीज होती हैं किसी भी ओर में जो पाए जाते हैं। इंप्योरिटीज किस प्रकार की, सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल्स, ये सभी जो अलग अलग प्रकार के अनवांटेड इंप्योरिटीज हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो कि ऑलरेडी एक ओर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम गैंग कहते हैं, ठीक है। तो ये किसी का पर्टिकुलर गैंग नहीं है अपना कोई, ठीक है।
आगे बात करें फ्रेंड तो द मेथड यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर डिपेंड ऑन सम डिफरेंस इन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग। ठीक है, अब देखो एक्चुअली इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए भी काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन किस बेसिस में किया जाता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग। ठीक है, कि मतलब जो अनवांटेड इंप्योरिटीज है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा अगर रिएक्टिव अनवांटेड इंप्योरिटीज पाए जा रहे हैं उसमें, तो उनका जो एक्सट्रैक्शन है यानी उनका रिमूवल जो है वो अलग प्रकार से किया जाता है। एंड अगर और जो है वो काफी ज्यादा फिजिकली डिसेबल्ड है, फिजिकली अनरिएक्टिव है, उनमें कुछ खास इंप्योरिटीज नहीं है, बहुत नॉर्मल इंप्योरिटीज है, तो उनका रिमूवल का भी प्रोसेस जो है वो बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, बाई रिमूविंग द गैंग वी गेट ए कंसंट्रेटेड ओर कंटेनिंग ए मच हायर परसेंटेज ऑफ द मेटल। ठीक है, अब देखो गैंग अगर ऑलमोस्ट अगर ओर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो ओर में क्या बचेगा, अब अपना मेटल ही बचेगा। ठीक है, मेटल के अलावा तो उसमें क्या ही रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ओर में क्या एक्चुअली अगर ओर को हम लोग कंसंट्रेटेड फॉर्म में देखें तो ओर में क्या क्या चीज है, ओर में अपना गैंग मिल गया। ठीक है, एंड ओर में क्या मिल गया, अपना मेटल मिल गया। ठीक है, एंड अगर हम लोगों ने मेटल को रिमूव कर दिया, सॉरी यहाँ पे गैंग को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर अपने पास क्या बच गया, मेटल्स बच गया। एंड मेटल ही तो अपने को चाहिए, है ना, मेटल ही तो चाहिए अपने को। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, यानी कि किसी भी कंसंट्रेटेड ओर को एक तरीके से मेटल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर वी कैन ग्रुप ऑल द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। ठीक है, अब देखो किसी भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर 3 तरीके के कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, पहला है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सेकंड इज मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड थर्ड इज मीडियम ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर कहानी ये है कि अलग अलग प्रकार के मेटल्स एक्चुअली पाए जाते हैं। जब से मैं रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा रहा हूँ तब से मैं बता रहा हूँ यही चीज कि मेटल्स जो है उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा वेरी करती है। ठीक है, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल बहुत लेस रिएक्टिव एंड कुछ मेटल मॉडरेटली यहाँ पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही मीडियम रिएक्टिविटी शो करते हैं मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर सभी अगर इनके अगर कैटेगराइजेशन या इनके कैटेगरीज वाइज अगर देखा जाए तो काफी अलग अलग प्रोसेस इन सब में इंक्लूडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर टेबल देख पा रहे होगे आप, तो यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव है यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं एंड इनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड, जैसे यहाँ पर कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं मॉडरेट रिएक्टिविटी शो करते हैं एंड इन सभी का जो एक्सट्रैक्शन है वो एक तरीके से कार्बन के द्वारा बर्न करने के दौरान किया जाता है। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके के जो मेटल्स हैं वो काफी ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं एंड इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं या तो वो नेटिव ग्राउंड में ही पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, यानी या तो सल्फाइड या ऑक्साइड के स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड तो डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स बिलोंगिंग टू द अबव 3 कैटेगरीज। ठीक है, मैंने वही चीज आपको बताई कि अलग अलग मेथड्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर। अब देखो यहाँ पर कहानी ये आ गई है कि कोई भी मेटल का एक्सट्रैक्शन उसके कंसंट्रेटेड ओर से कहने का मतलब ये है कि वहां पर रिडक्शन प्रोसेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पास आ गए हम, यानी कि कहाँ पे आ गए, फर्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले पे। ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना रखा है रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, यानी उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा जाकर के देखो बच्चा लोग, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो यार देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सबसे पहले आपको जरूरी बात ये समझनी है कि एक्चुअली मेटल का यहाँ पर काफी ज्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन का, ये एक तरीके से रिडक्शन है मेटल्स कंपाउंड का एंड मेटल कंपाउंड के रिडक्शन के बाद हम उनके ओर्स में जब मेटल कंपाउंड का रिडक्शन करवाते हैं तो वहां पर आपको स्पेसिफिकली प्योर मेटल्स देखने को मिलता है। ठीक है, उनके रिफाइनिंग के बाद वो और ज्यादा प्योर हो जाते हैं, क्लियर है, बट वहां पर आपको स्पेसिफिक मेटल मिल जाता है, क्लियर है। आगे बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर 3 कैटेगराइजेशन है जिसके ऊपर आप बात करेंगे कि किस तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स यहाँ पर रिएक्ट करने वाले हैं एंड उनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, स्टार्टिंग करें अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, तो देखो यहाँ पर क्या कहानी है। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर प्लेस्ड हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज इन इट्स अपर पार्ट। अब ये ऑब्वियस सी चीज हो चुकी है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊपर पाए जाते हैं अपने रिएक्टिविटी सीरीज में एंड उसी की वजह से क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी एक्चुअली कंसिडर करे जाते हैं। द ऑक्साइड ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल आर वेरी स्टेबल। ठीक है, तो ये इस तरीके के ऑक्साइड जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं एंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन टू ऑब्टेन फ्री मेटल्स। अब देखो यहाँ पर कहानी है कि एक्चुअली जो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये अपने ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड स्टेट्स में भी काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, काफी स्टेबल स्टेट में होते हैं।
ठीक है। तो इनको नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि कार्बन से कभी भी रिड्यूस करके एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए, फ्री मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पर बिल्कुल ये प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है। Thus the highly reactive metals cannot be extracted by the reducing their oxides with the carbon। तो यहाँ पर कहानी ये है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनका एक्सट्रैक्शन रिड्यूस करने के दौरान नहीं हो सकता। ठीक है। तो ऑक्साइड्स का जो रिडक्शन है कार्बन के द्वारा वो एक तरीके का यहाँ पर बहुत ही बेकार प्रोसेस हो जाएगा एंड इस तरीके से रिडक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला, एक्सट्रैक्शन नहीं होने वाला। ठीक है। बात करें फ्रेंड्स की अब क्या प्रोसेस यहाँ पर इंक्लूडेड होगा, तो द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है। ये प्रोसेस आपको समझनी है कि जो रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास करवाने के दौरान यहाँ पर आयंस में ब्रेकेज है एंड आयंस में टूटने के बाद पर्टिकुलर कंपाउंड यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाकर के जमा होते हैं एंड उनके बाद हम लोग पर्टिकुलर एक अपने मेटल्स का एक्सट्रैक्शन वहां से कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड द मेटल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। ठीक है। तो आपको एक चीज तो सबसे पहले स्पेसिफाई हो जानी चाहिए यहाँ पर कि मेटल आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाला है, कैथोड पे। जस्ट बिकॉज के मेटल एक पॉजिटिवली चार्ज आयन यहाँ पर बनता है इस पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में एंड कैथोड एक निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है। एंड अगर हम बात करें जाए फ्रेंड्स यहाँ पर, अगर निगेटिव आयन कोई इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन में निकल रहा होगा तो वो कहाँ पर मिलेगा, वो अपने को मिलने वाला है एनोड पे, बिकॉज एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आयंस है, इस तरीके के जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं एंड यहाँ पर आपको मेटल्स मिलते हैं। ठीक है। वेरस नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड एट एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मैंने वही चीज आपको समझाई कि अगर देखो पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए मेटल का, और मेटल के साथ अगर अपना कोई नेगेटिव आयन यहाँ पर मिल रहा है तो नेगेटिव आयन जो होगा वो अपना एनोड के पास मिलने वाला है। ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर जो चार अपना मेटल्स हैं, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम, ये इन सभी का जो एक्सट्रैक्शन है वो मोल्टेन क्लोराइड्स के द्वारा किया जाता है। यानी कि मोल्टेन क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हमें यहाँ पर नॉर्मल फ्री मेटल्स यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल्स हमें प्राप्त होते हैं। बट यहाँ पर एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है, काफ़ी एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है, लेकिन मोल्टेन ऑक्साइड का यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को मिलता है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो है वो मोल्टेन ऑक्साइड्स के इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। एंड अगर बात करी जाए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम की, तो इनका एक्सट्रैक्शन फ्री मेटल्स में एक्चुअली मोल्टेन क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बाद देखने को मिलता है। ओके। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो मैंने कुछ यहाँ पर फिगर ले रखा है, एक्सट्रैक्शन ले रखा है कि किस तरीके से होता है। आप ये फिगर ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरीके का यहाँ पर पूरा जो सेटअप है वो तैयार किया जाता है, डाउन सेल यहाँ पर तैयार किया जाता है एंड इनके द्वारा आपको सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स की व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है यहाँ पर एंड इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई जाती है तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलती है। पहला है कि सोडियम मेटल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ओके। अब देखो यार, यह अब जो पर्टिकुलरली यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन हो रहा होगा या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा होगा तो दो तरीके के फेनोमेनन यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलते हैं। पहला रिएक्शन कैथोड पे हो रहा होता है, दूसरा रिएक्शन एनोड पे हो रहा होता है। तो कैथोड पे होने वाला रिएक्शन क्या है, जो सोडियम आयन है वो अपना क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम मेटल का फॉर्मेशन कर रहा होता है यहाँ पर, सोडियम मेटल। एंड यहाँ पर एनोड की अगर रिएक्शन की बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट जो क्लोराइड आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद यहाँ पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द स्पेसिफिक रिएक्शन, दिस इज द स्पेसिफिक मेथड प्रोसेस यू हैव टू मेमोराइज, बिकॉज काफी बारी आपके एग्जाम का पार्ट बनता है इस तरीके का पूरा प्रोसेस। क्लियर। वी कैन नॉट यूज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल। अब देखो यार, कहानी यहाँ पर ये आ चुकी है कि कभी भी एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का नहीं ले सकते हम सोडियम मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि अगर आप एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का ले रहे होगे पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, तो यहाँ पर जब सोडियम मेटल एक्चुअली रिलीज होगा वो एक्चुअली जो एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पर आपको सिंगल सोडियम मेटल का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा एंड दैट्स वाई कहा यह जाता है कि नेवर यूज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल। ओके। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो जस्ट लाइक सोडियम मेटल, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मेटल्स आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स। ठीक है। अब यही सिमिलर मेथड जो है वो हर एक यानी कि पोटेशियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी मेटल्स में यही प्रोसेस सिमिलरली देखने को मिलता है एंड इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर ये स्पेसिफिक मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर कहीं पे भी आपको वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता देना कि क्या प्रॉब्लम है। मैं आपका पॉसिबल सॉल्यूशन जो भी होगा जरूर बता दूंगा रिवर्ट बैक करके, ठीक है। बट कभी भी डाउट अपने अंदर मत रखना, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो एक्सट्रैक्शन ऑफ, अगर बात करें यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन यहाँ पर दिया गया है कि मैंने ऑलरेडी फिगर ले रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस तरीके का सेटअप तैयार किया जाता है एल्यूमिनियम मेथड के एक्सट्रैक्शन के लिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस। अब देखो यार, काफी एक बेसिक सा यहाँ पर रिएक्शन है, काफी बेसिक सा यहाँ पर मेथड होता है कि एक्चुअली जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के द्वारा कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम एज अ फ्री स्टेट मेटल में एक्चुअली हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसका कोई भी क्लोराइड फॉर्म में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम फ्री मेटल्स प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन की बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पर तो एल्यूमिना यहाँ पर ऑलमोस्ट Al2O3 का यहाँ पर ब्रेकन होता है, यानी एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। दो रिएक्शन फिर से होंगे कैथोड एंड एनोड पे। यार देखो, ये कैथोड एंड एनोड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंटेन करके रखते हैं, तो इसके स्पेसिफिक रिएक्शंस भी आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद एल्यूमिनियम मेटल का यहाँ पर फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल अपना मिल चुका। आगे बात करें फ्रेंड तो एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है, तो दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ऑक्सीजन गैस का यहाँ पर फॉर्मेशन करने वाला है। तो ये सभी रिएक्शन जो है वो काफी स्पेसिफिक हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, सो दैट आपको कभी भी एक्सट्रैक्शन के कोई क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होने वाले, ठीक है। इन सभी जो वीडियो लेक्चर में है, इन सब में ऑलमोस्ट वही कंटेंट लिया गया है जो आपके बोर्ड के रिलेवेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो एक्सट्रैक्शन की बात करी जा रही है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का, यानी कि अब जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किस तरीके से एक्सट्रैक्शन उनका किया जाता है, यानी कि फ्री स्टेट मेटल्स किस तरीके से पाए जाते हैं। ओके, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, आयरन, टीन एंड लीड एक्सेट्रा आर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं यानी कि मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनका जो प्लेसिंग है रिएक्टिविटी सीरीज में वो मिडल में होता है, ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा ऊपर ना तो बहुत ज्यादा नीचे, ठीक है। The moderately reactive metal which are in the middle of reactivity series are extracted by the reduction of their oxides with carbon, aluminium, sodium और calcium। तो देखो एक्चुअली जो moderately reactive metals हैं इनका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। तो 4 इस तरीके से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जिनके द्वारा रिडक्शन किया जाता है इनके ऑक्साइड्स का, यहाँ पर फ्री मेटल्स आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड दैट फ्रॉम कार्बोनेट और सल्फाइड। देखो यार यहाँ पर काफी ज्यादा एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि काफी ज्यादा ईजी होता है जब मेटल अपने ऑक्साइड स्टेट में होता है, ठीक है। अब जब कार्बोनेट या सल्फाइड की बात करी जाती है तो कार्बोनेट सल्फाइड में काफी ज्यादा टिपिकल आपको कंपाउंड देखने को मिलते हैं, तो दैट्स वाई वहां से एक्सट्रैक्शन होना काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेटल कंपाउंड है ऑक्साइड के फॉर्म में तो वहां पर से मेटल का एक्सट्रैक्शन काफी ज्यादा ईजी होता है, रिलायबल होता है, एफिशिएंट होता है, ठीक है। आगे बात करें फ्रेंड्स, बिफोर रिडक्शन कैन बी डन और मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर कि रिडक्शन के पहले कोई भी जो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड है, उसको सबसे पहले यहाँ पर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाया जाता है। 2 प्रोसेस है यहाँ पर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के द्वारा, ओके। A carbonate ore is converted into oxide by calcination whereas the sulfide ore is converted into oxide by roasting। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस कि कार्बोनेट के लिए अपने पास क्या है, कार्बोनेट के पास अपने पास प्रोसेस है यहाँ पर कैल्सिनेशन, ओके। एंड अगर बात करी जाए फ्रेंड यहाँ पर रोस्टिंग के बारे में, तो रोस्टिंग किसके द्वारा हो रहा है या किसका हो रहा है, सल्फाइड का, सल्फाइड ओर्स का, ठीक है। तो ये सब स्पेसिफिक चीजें आपको जरूर याद रखनी है, क्लियर है। आगे बात करें फ्रेंड कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग क्या होता है, तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। अगर रोस्टिंग की बात करी जाए तो वो एक अलग प्रोसेस है, बट कैल्सिनेशन की स्पेसिफिकली डेफिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन is the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide, okay। बात करें फ्रेंड्स रोस्टिंग क्या, तो रोस्टिंग is the process in which a sulfide ore is strongly heated in the presence of air, ठीक है, to convert into metal oxide। अब यार देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ पर ये आ चुकी है कि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में सबसे मेजर डिफरेंस आ चुका है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग है इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट द मेटल इनटू एक्चुअली मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट करने के लिए,
एंड रोस्टिंग जो है वो वहाँ पर जो सल्फाइड हो रहे हैं उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर फेनोमेनन है। क्लियर है। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो एक जिंक मेटल है एक्चुअली मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में जिंक का यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि किस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सिमिलर यहाँ पर रिएक्शन है या ना रोस्टिंग मेथड से अगर हम देखें तो जिंक का यहाँ पर इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है कि जिंक सल्फाइड जो यहाँ पर कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे एयर में जिंक ऑक्साइड यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो रिडक्शन हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर, ये मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन के द्वारा मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कार्बन के द्वारा करवाने के बाद हमें क्या है यहाँ पर एक्चुअली फ्री मेटल जिंक एक्चुअली मिल रहा है। ठीक है, ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड विद कार्बन और कोक, जिंक मेटल इज प्रोड्यूस्ड एज। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर जो एक्चुअली रोस्टिंग के द्वारा जो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, यही जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करने के बाद जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड यही जिंक अपना पास क्या हो गया, फ्री मेटल हो गया, यानी कि प्राप्त हो गया, प्योर मेटल यहाँ पर मिल चुका है एंड इसकी रिफाइनिंग वगैरह करने के बाद ये क्या कमर्शियल यूज में भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली फ्री स्टेट में हमें मेटल मिल चुका है जिंक। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो एक छोटा सा टॉपिक है थर्माइट रिएक्शन की। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस। काफी बारी है ना, मोस्टली टाइम पे आपको ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि थर्माइट रिएक्शंस एक्चुअली होते क्या है। डेफिनेशन पूछी जाती है, यूजेस पूछे जाते हैं, कैसे किस तरीके का नेचर है ये भी पूछा जाता है। ओके, डेफिनेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, द रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, तो कहानी यहाँ पर ये है कि एक्चुअली मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन एल्यूमिनियम पाउडर के द्वारा जब किया जाता है और इसमें एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो एज अ बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज दिस रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब देखो ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, ऑलमोस्ट काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर हीट एक्चुअली इवॉल्व हो रहा होता है, निकल रहा होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम इज मेड यूज इन द थर्माइट वेल्डिंग और ज्वाइनिंग द ब्रोकन पीसेज ऑफ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक रेलवे ट्रैक्स वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, देखो एक्चुअली इसके यूजेस के बारे में बात करी जा रही है कि जो रेलवे ट्रैक्स में काफी बारी जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्रैक आ जाती है, तो उसको भरने के लिए यानी कि उसके मरम्मत के लिए एक्चुअली जो यहाँ पर थर्माइट रिएक्शन से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है कि किस तरीके से लेस रिएक्टिव मेटल्स का यहाँ पर एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है। द लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज मर्करी एंड कॉपर एक्सेट्रा आर प्लेस्ड क्वाइट लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऑलमोस्ट जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं या लेस रिएक्टिव मेटल हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो प्लेसिंग है वो बहुत ही ज्यादा नीचे है, बहुत नीचे है। ठीक है, the less reactive metals which are quite low in the reactivity series are extracted by the reduction of their oxides by heat alone। अब देखो यहाँ पर कहानी ये आ चुकी है कि अब से इससे पहले हम लोग काफी कुछ रिएक्शंस पढ़ रहे थे कि अलग अलग कार्बन के द्वारा या अलग अलग मेथड के द्वारा उन एक जो मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन देखने को मिल रहा था, जस्ट बिकॉज इट वाज डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। ओके, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो हियर ओनली हीटिंग इज मतलब ओनली हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इनटू ए नॉर्मल मेटल। ठीक है, तो जैसे अगर मरकरी मेटल का यहाँ पर एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने डिस्कस करा है, जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट सल्फाइड ओर इन एयर। ठीक है, तो अगर मरकरी का जो सल्फाइड ओर है एयर में अगर हम उसको हीट कर रहे होते हैं तो वो एक्चुअली क्या होता है, वहां पर से हमें एक्चुअली जो हीट एक्चुअली जो यहाँ पर मरकरी है वो मेटल एक्चुअली फ्री स्टेट में मिल जाता है। क्लियर है, 2HGS इसे हम एक्चुअली सीना बार भी कहते हैं। ठीक है, सीना बार। और जब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर मरकरी का ऑक्साइड देखने को मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस देखने को मिल रहा है एंड यही जो मरकरी का ऑक्साइड है ये यहाँ पर डिकम्पोज करके मरकरी एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन करने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, फर्स्ट इज मरकरी एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लेस रिएक्टिव मेटल्स का भी काफी अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस वीडियो लेक्चर में काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स जब भी आएगी तो हम लोग उसमें ये जो चैप्टर है पर्टिकुलरली ये खत्म कर रहे होंगे, काफी कुछ उसमें कंटेंट क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। ऑलमोस्ट वीडियो लेक्चर्स आप ही के लिए बनी है, काफी बेनिफिशियल है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करे जा रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देख लेना, नोट्स बना लेना इनके अगर मेरे PDF या नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फटाफट, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लो, काफी कुछ मैं वहां पर पब्लिश करने वाला हूँ कुछ समय में। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।